अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज स्पेशल और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। और पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात की अगर बात करें तो हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म काबुल का पहला दौरा किया। इस दौरे में उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और जो दूसरे रहनुमा हैं उनके साथ हुई। और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसमें बाकायदा तौर पर एक रोड मैप दिया गया है जिसके तहत दोनों ममालिक ना सिर्फ पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन लाना है उस हवाले से भी इकदामात लेने का उन्होंने फैसला किया है। ये तो इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दोहा में इंट्रा अफगान डायलॉग जिसे कहते हैं वो जारी है और कोशिश हो रही है कि जो अफगान तालिबान हैं और जो अफगान हुकूमत है या दूसरी जो जमातें हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनके जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं, एजेंडा क्या होना चाहिए इंट्रा अफगान डायलॉग का, उस पर कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो रही है। और तीसरा इसका एक और जो एस्पेक्ट है कि अब क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के सदर नहीं रहेंगे अगले साल जनवरी से, क्योंकि जो बाइडन जो है वो मुंतखब होकर के आ गए हैं, तो जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो क्या अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है वो वही रहेगी या उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आपका पहले तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अयाज वजीर साहब, ये सीजन डिप्लोमेट हैं और सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान में। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जायद शिनवारी साहब, ये बिजनेसमैन भी हैं और सदर रहे हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। और हमारे तीसरे मेहमान होंगे सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। प्रोग्राम का आगाज मैं अयाज वजीर साहब आपसे करना चाहूँगा। अयाज साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला दौरा था काबुल का और अप्रैल 2018 के बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का यह अफगानिस्तान का पहला दौरा था। इस दौरे में ज़ाहिर है कि बहुत तफसील से बातचीत हुई बहुत से मौज़ूआत पर। सबसे पहले मैं आपका इंप्रेशन जानना चाहूँगा, आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, इस सूरत हाल के मद्देनजर तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा दौरा रहा प्राइम मिनिस्टर साहब का। अगरचे ये पहला दौरा था लेकिन वो हमेशा से कहते आ रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बने थे, अफगानिस्तान के बारे में वो कहते रहते थे कि इस मसले का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है, लड़ाई के जरिए यह मसला हल होने का नहीं है। तो अब उन्होंने वहाँ पे अशरफ गनी साहब के साथ अकेले भी मुलाकात की, डेलीगेशन टू डेलीगेशन भी बातें हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात की, मुझे उसमें बहुत कुछ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ अब ये देखना है कि जो वादे वहीद वहाँ किए गए हैं उनको वो अमली जामा पहना सकेंगे कि नहीं, क्योंकि इस तरह वादे पहले भी काबुल के अंदर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहिबान कह चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद दूरियां हुई क्योंकि उस पर शायद दोनों तरफ से अमल सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान के बारे में अमन मुज़ाकरात दोहा में हो रहे हैं, दुनिया की नजरें फोकस है अफगानिस्तान के ऊपर, हर एक आदमी बशमूल तालिबान और अफगान हुकूमत के चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, लड़ाई से तंग है। तो अमन लाने का तरीका सिर्फ बातचीत के जरिए है, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये खुल के कहा कि पाकिस्तान से उस सिलसिले में जितना कुछ हो सके वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी पेशरफ्त है। शिनवारी साहब, जाहिर है कि जो पाक अफगान ताल्लुकात हैं इसका जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जाहिर है कि जो तिजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, और क्योंकि हमारे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा है जिसकी वजह से जो दोनों मुल्कों के दरमियान पोटेंशियल है तिजारत की अगर बात करें तो उससे हम फायदा नहीं उठा सके। अब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा हुआ है, इस दौरे के दौरान और इससे पहले हमने देखा कि रज़ाक दाऊद भी वहां पर मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत को मजीद बेहतर करने की बात हो रही है, तो आप क्या पोटेंशियल देखते हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन आता है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो कितना पोटेंशियल है दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत के हवाले से?
शुक्रिया भाई। बिल्कुल आपने सही बात की है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल ट्रेड है, दो तरफा तिजारत है, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम तिजारत होती है। अभी हमारी तिजारत अफगानिस्तान के साथ तकरीबन $1 अरब की राउंड अबाउट है। कोई $800 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स है, कोई $170 मिलियन की जो है वहाँ से अफगानिस्तान से इम्पोर्ट है। तो पहली दफ़ा कोई एक 10-12 साल में ये $1 अरब से भी नीचे आई है। 2012 में ये कोई $2.6 बिलियन थी हमारी बायलैटरल ट्रेड, लेकिन उसके बाद जो 2010 में हमारा एफ्टा एग्रीमेंट, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, और वो अमेरिका के प्रेशर पे हुआ था, जिसमें हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी, तो वो बड़ा गलत मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे की वजह से हमारे दो तरफा तिजारत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। अब इसके बाद हमने बड़ी कोशिश की है कि इस तिजारत को बढ़ाया जाए और दोनों की जो तिजारत की वॉल्यूम है उसको मजीद बेहतर किया जाए, लेकिन एक ट्रस्ट गैप था, एक बदइतिमादी की फिजा थी, और खराब सियासी हालात की वजह से हमारी तिजारत आगे नहीं बढ़ रही थी। मुझे तो पहली दफा ये हमारी अब हुकूमत को समझ आ गई है कि अगर हमारी रीजनल ट्रेड ने बढ़ना है तो अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिका, यूरोप और कनाडा ने हमसे अभी कौन सी चीज़ें लेनी है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी हमने तिजारत अपनी जो हमसाया ममालिक है, और स्पेशली अफगानिस्तान और ईरान है, इनके साथ ताल्लुकात को बढ़ाना पड़ेगा। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आल दो कि वो हमारे खसारे में है वो तिजारत, और $10 अरब की वो ट्रेड डिफिसिट है, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा मार्केट है जिसकी पोटेंशियल $8 अरब से बिल्कुल कम नहीं है। और जब 2014 में नवाज शरीफ हमारे साबिका वज़ीर-ए-आज़म अफगानिस्तान गए थे, तो उन्होंने वहां पे इस बात का अदा किया था कि हम उसको नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में इसको $8 अरब तक ले जाएंगे। लेकिन जो इश्यूज थे अपने दरमियान में रहे, और खामखा हमने देखा कि रुकावट ही खड़ी की गई, और दोनों की जो आज़ादाना तिजारत के लिए माहौल बनाना था वो हम नहीं बना सके। अब हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान की टोटल ट्रेड है उसमें रीजनल ट्रेड का हिस्सा कोई 4% से भी कम है, जो कि बड़ा पुअर फिगर है। वो अफगानिस्तान और हमारे हमसाय ममालिक वो ममालिक है जिनकी फिजा, जिनकी रिवाज, सिस्टम, खाना पीना वो हम जैसा है। हम अपने हर चीज़ वहाँ पे बेच सकते हैं, और वहाँ से भी चीज़ें आ सकती है। तो अभी हमें रीजनल ट्रेड की वो फ़रोग देना पड़ेगा, और अफगानिस्तान के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन अभी बनी है, क्योंकि अमन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सतह पे बदइतिमादी की फिजा बड़ी मिनिमम लेवल पे आई हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक टाइम है कि तिजारत को $8 अरब तक ले जाया जाए। जी बिल्कुल शिनवारी साहब, आपने 2-3 अहम नुकात इसमें उठाए। एक तो बदइतिमादी की जो फिजा है, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसको हल करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो पोटेंशियल, ज़ाहिर है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब आपस में बामी तिजारत करेंगे, तो जो रीजनल ट्रेड की भी आपने बात की, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अफगानिस्तान में अमन ना होने की वजह से उस पोटेंशियल से हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो इस बदइतिमादी की फ़िज़ा को किस तरीके से कम किया जा सकता है? कुछ इक़दामात, इस जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था काबुल का, उसमें इक़दामात का ऐलान किया गया, इन पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से, और इससे जुड़े जितने भी जो मामलात हैं। तो अयाज वज़ीर साहब, ब्रेक से पहले शिनवारी साहब ने भी जिक्र किया, और आपने भी शुरू में जिक्र किया कि माजी में भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सी बातें होती रहीं, दोनों ने वादे भी किए कि क्या क्या इक़दामात करने हैं ताकि बदइतिमादी की फ़िज़ा को कम किया जा सके। इस दौरे में भी अगर आप देखें तो 2-3 बड़े अपेरेंटली कंक्रीट ऑन पेपर स्टेप्स लिए गए हैं। मसलन एक डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है कि 15 दिसंबर 2020 तक दोनों ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एनालाइज करेंगी, वो ऐसे जो दोनों अतराफ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अमन के लिए खतरा हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जो इररिकंसाइलेबल एलिमेंट्स हैं उनकी निशानदेही करेंगे। ये मेरे ख्याल में बहुत क्रिटिकल पॉइंट है पाक अफगान ताल्लुकात की अगर बात करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं कि दोनों मुल्कों में जो सिक्योरिटी के हालात खराब है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ममालिक एक दूसरे के जिम्मेदार हैं। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, इससे ये एतमाद दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ सकता है आपके ख्याल में?
देखिए एक पॉजिटिव स्टेप तो जरूर है, लेकिन अगर हम पास्ट को देख लें तो खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम थे, तो अगर मैं गलती न कर लूँ 2018 में हम दोनों यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक फोरम बनाया था जिसको अपाप्स बोलते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, कुछ इस तरह नाम था। तो उसका मकसद ये था कि उसके नीचे 5 फील्ड थे, सिक्योरिटी, तिजारत, रेफ्यूजी, यू नेम एवरीथिंग बिटवीन अस, वो उसके अंदर कमेटियां थी कि अगर इन 5 मद में कोई भी हमारे दरमियान प्रॉब्लम हो तो वो कमेटियां फौरन मिले और उसका हल निकाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात पर आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि जो बदएतमादी थी उसकी तरफ जरा थोड़ी देर बाद आता हूँ, वो अभी उसके लिए कंक्रीट स्टेप नहीं लिए थे कि उसको बहाल किया जाए। अब इन्होंने कमेटी बनाई, बड़ी अच्छी बात है। दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी एजेंसियों का या इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना इंतहाई जरूरी है, उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलती। लेकिन अगर बात साफ कर ले तो अफगान हुकूमत को हमारे से तशवीश है कि हम तालिबान की मदद करते हैं और तालिबान उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें तशवीश है कि अफगान हुकूमत या अफगान हुकूमत के सरजमीन को हिंदुस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे दरमियान में फासला खासा बढ़ गया। तो अब इमरान खान साहब ने, जिसका मैंने पहले भी जिक्र कर लिया था, जो उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस कम हो और ये पीस प्रोसेस आगे बढ़ जाए। तो दूसरे उस पे जाहिर बात है अफगान हुकूमत, अफगानी सारे बहुत खुश हुए, बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनका ख्याल ये है, इस सेंटेंस से मुराद ये लिया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर कि गोया हम तालिबान के ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, हमारी बात मानते हैं, अगरचे वो हमारे 100% कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दोस्ती तो है। तो वो समझते हैं कि इस दोस्ती को पाकिस्तान सिंसियरली, सीरियसली इस्तेमाल करेगा कि अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस कम हो, और फिर दोहा प्रोसेस में जो इनकी गाड़ी अभी कीचड़ में फंसी है, एजेंडे पे इत्तेफाक नहीं हो रहा है, तो उसमें भी तालिबान के ऊपर जरा थोड़ा सा प्रेशर लाएंगे पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि यही बात इमरान खान ने, वजीर साहब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पे रेज किए, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच की भी बाज़ दफा जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अगली साइड की इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेंगे और अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर इल्जाम लगेगा। मैं डिस्कशन को सेनेटर ताज अफरीदी साहब की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। देखें, ये जो अयाज वजीर साहब ने जिक्र किया कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि अफगान गवर्नमेंट, अफगान के जो लीडरान हैं पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते रहे हैं कि हम अफगान तालिबान को या हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हालात अक्सर बदल चुके हैं, जब इंट्रा अफगान डायलॉग की बात करें, खुद अमेरिका जो है तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, इंट्रा अफगान डायलॉग हो रहे हैं तो अफगान गवर्नमेंट तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। तो अफरीदी साहब, आपके ख्याल में अब अफगान गवर्नमेंट को क्या उस इल्जाम से आगे नहीं निकल जाना चाहिए जब उन्होंने अफगान तालिबान को खुद एक पॉलिटिकल एंटिटी और एक स्टेक होल्डर बाकायदा तौर पर मान दिया है? कमरान साहब, शुक्रिया, आपने इस अहम इश्यू पे मुझे लिया, और शायद मेरा आवाज अगर साफ नहीं आ रहा होगा तो मैं रोड पे हूँ इसलिए। बिल्कुल, आपने अयाज साहब ने तो इसको बहुत तफसील से हवाले दिए, और मेरे ख्याल में हुकूमत अफगानिस्तान को हालात के साथ अपना रवैया को चेंज करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका ने भी तालिबान के साथ नेगोशिएशन कर दिया पीस के लिए, और आज तक वो हमारे बारे में जो सोच रखता है उनको सोच को चेंज करना चाहिए। जब तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट सोच चेंज नहीं करेगा तो इसमें बेहतरी नामुमकिन है, और पाकिस्तान को भी उसी नजर से उनके साथ हालात को कंट्रोल करना होगा। एग्जाम्पल कि तो हम बॉर्डर पे और बॉर्डरों पे 24 आवर को एक दूसरे के साथ रवाबित करने के लिए बॉर्डरों में मैनेजमेंट सिस्टम ला रहा था। पाकिस्तान ने अपने आप को डेवलप तो कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान ने अभी तक अपने आप को डेवलप नहीं किया है।
इसी वजह से एक दूसरे के साथ जो रवाबित में कमी पेशी है वो उसमें बेहतरी नजर नहीं आ रही है। जी अफरीदी साहब, ज़ाहिर है कि आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास वापस आएंगे। शिनवारी साहब की तरफ ही मैं डिस्कशन को लेकर जाना चाहूँगा। शिनवारी साहब, ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि किसी भी जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उसकी जो जांचने का तरीका है कि उन दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित कितने हैं। तो आपके ख्याल में ये जो बदएतमादी की फिजा आपने पहले भी जिक्र किया, ये कितना ज़्यादा मतलब एज अ पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जब एक परसेप्शन पहले भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी उस तरह से नहीं रही, दो कि अब इस तरह से कोशिश की जा रही है कि वो जो एक मिसपरसेप्शन है उसको ज़ायल किया जाए, उससे कितना फर्क पड़ता है कि जब एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन तिजारत करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बारे में कोई मस्बत अगर रवैया ना हो तो? आपने बात बिल्कुल सही की है। इस बदएतमादी की और फिजा जो रही है और ख़राब सियासी हालात जो रहे हैं उसने हमारे इकानमी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और जो हमारे स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी है या बॉर्डर एरिया पे बलूचिस्तान में है और हमारे जो एक्स फाटा एरियाज के लोग थे, अब प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान की वजह से तमाम मसाइल तो हमारे गले पड़ गए। उनके 4 बिलियन अफगान रिफ्यूजीज को हमने होस्ट किया, उनकी वजह से यहाँ पे बदमनी पीली, यहाँ पे बहुत किस्म के मसाइल आए, और फिर यहाँ पे शहरों में जो अमन अमान की हालत रही, धमाके हुए, अगवा बर तावान, उसके सिलसिले किसी न किसी हवाले से अफगानिस्तान से जुड़े। जब एक हालात नॉर्मल होना शुरू और वहां पे हुकूमत आके बैठ गई तो उसके बाद बदकिस्मती से उसके जो फायदे थे वो हमारे ओवरऑल पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पे हमारे जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनको वो फायदा पहुंचा नहीं। तो इस वजह से मैं ये देख रहा हूं कि बड़ी हैरान कुन बात है कि हमारी चाइना के साथ, मलेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए, लेकिन अफगानिस्तान जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है और 90% हमारी चीजें वहां पे एक्सपोर्ट हो रही है और सिर्फ 10% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बायलैटरल ट्रेड में हम उन दुनिया के उन गिने चुने कुछ मुल्कों में से अफगानिस्तान है जिनके साथ हमारा काफी ह्यूज ट्रेड सरप्लस है। उसके साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो ये इन चीजों की वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि इस मौजूदा हुकूमत में कुछ जो अयाज वजीर साहब ने भी बात की है, अमली इकदाम उठाए गए हैं। अगर आप देख लें तो अफगानिस्तान के साथ हमने मजीद 3 नए बॉर्डर स्टेशन खोले हैं, जो इसको एक खरलाची है, गुलाम खान है हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान का, और एक अंगूर अड्डा है जो साउथ वजीरिस्तान में। ये 3 नए स्टेशन हमने खोले, और इस तरह हमने तुरखम को 24 आवर आने जाने के लिए और तिजारत के लिए खोल दिया, जिसकी वजह से अब वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी फैसिलिटेशन हो रही है तिजारत में और बड़ा ईज आउट हो गया है आना जाना। इसके साथ साथ चूंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बड़े अट्रैक्टिव किस्म के पैकेजेस आए हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इंडस्ट्री के लिए, तो अभी हालत है कि हमारे पास कुछ एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी हाथ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी तिजारत को विद इन शॉर्ट टाइम इसको डबल या ट्रिपल कर सके, क्योंकि इनके इरादे भी सामने आ गए हैं, हालात भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हमारे नए बॉर्डर स्टेशन भी खुल गए, 24 और आमद भी जारी है, वीज़ा के लिए भी हमने थोड़ी सी सहूलतें बढ़ा ली है। आल्दो कि अफगानिस्तान की तरफ से अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब वीज़ा बड़ा लिबरली पाकिस्तान जो है ग्रेशियसली उनको दे रहे हैं और बॉर्डर पे भी वीज़े इशूज कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रही है अंडर सी पैक, उसमें चूंकि अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं और खासकर अभी भी वो लोग जो वेल ऑफ है, जिनके पास सरमाया है, वो तुर्की की तरफ और दुबई की तरफ जाने के इरादे कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान अट्रैक्ट करे और उनकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारी रशकै में है या हमारी दूसरे शहरों में है। आपकी तरफ वापस भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमारी जो है वो जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं एक तो पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से और ओवरऑल
اگر وہاں پر امن قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا پوٹینشل ہے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باہمی تجارت ہے بلکہ اس کی وجہ سے جو علاقائی جو تجارت ہے اس کو کتنا فرق پڑے گا. تو ایاز وزیر صاحب بریک سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے جو سب سے بڑا اگر اس وقت پیس پروسیس کی بات کریں تو افغان گورنمنٹ کی طرف سے اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تشدد کی کارروائیوں میں کمی ہو وہاں پر اگر اس وقت جنگ بندی نہیں ہوتی. اور وزیراعظم عمران خان نے وہاں پر اشرف غنی صاحب کو اوپنلی ایک آفر دی کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ انہیں بتائیں, اگر ان کے بس میں جو بھی ہوا تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا نہ صرف امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ڈیل کروانے میں بلکہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کو بھی شروع کروانے میں, لیکن کیا پاکستان کا اتنا انفلوئنس طالبان کے اوپر ہے کہ وہ ان کو جنگ بندی کے لیے راضی کر سکیں؟ کیونکہ طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی اسی صورت میں ہوگی جب انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ذریعے باقاعدہ طور پر کوئی امن معاہدہ ہو جائے گا. دیکھیے وہاں دوحہ میں تو میرا خیال ہے بات اٹکی ہی اسی بات پہ ہوئی ہے کہ سیز فائر کیا جائے یا وائلنس میں کمی کی جائے, یا پھر دوسری ایک چیز جو مجھے کسی نے بتائی تھی, آئی ہوپ دیٹ از ٹرو, کہ طالبان کہتے ہیں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے یہ اس کا بنیادی فیکٹر ہو, اور افغان حکومت وہ نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کیا, ہمارے ساتھ نئے سرے سے بات شروع کرو گے. لیکن بہرحال کل پرسوں ایک آرٹیکل کہیں پڑھا, اس میں تو بہت اچھی پازیٹیو باتیں کہی گئی ہے کہ ابھی طالبان بھی ذرا سافٹ ہو گئے, افغان حکومت بھی ذرا سافٹ ہو گیا, تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایجنڈا پہ جلد ہی ایگری ہو جائیں گے, اور شاید اگر سیز فائر نہ ہو لیکن وائلنس میں کمی کرنے کے امکانات ہیں. طالبان پاکستان کی بات سنتے ضرور ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 100% بالکل وہ انڈر دا تھمب ہے, جو پاکستان حکم کرے وہ مانے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جس طرح افغان حکومت کے دوست ہیں, ہم بھی دوست ہیں, اس میں شک نہیں افغان حکومت کے, لیکن اور بھی بہت قریبی دوست ہیں, تو وہ بھی ان کو مشورہ دے کہ آپ بھی تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں, تو ہم بھی طالبان کو کہیں. تو جتنے دوست ہیں ان دو گروپوں کے, وہ کوشش کرے کہ اپنے قریبی دوست کے کان میں ذرا یہ بار بار کہے کہ بھئی کوئی راستہ نکالو, کیونکہ ساری عمر ہم یہی کہتے آ رہے تھے کہ افغانستان کا مسئلہ افغان اونڈ اور افغان لیڈ اس پہ حل ہونا چاہیے. اب بات آ گئی ایگزیکٹلی اسی چیز کو, دوحہ کے اندر دونوں فریقین افغانی ہیں, وہ بیٹے ہیں, وہ جو فیصلہ کر لے باقی دنیا مان لے. میں کہتا ہوں جو ہی وہ فیصلہ کر لے پاکستان سب سے پہلا ملک ہو کہ وہ اس کو مان لے اور اس کو سپورٹ بھی دے دے. تو جو ہی امن آ گیا افغانستان کے اندر, میں سمجھتا ہوں یہ صرف افغان اور پاکستان کے لیے فائدے کی بات نہیں ہوگی, امن کے علاوہ تجارت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سنٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, اس کا گیٹ وے پاکستان اور افغانستان ہے. یہ دونوں ملک امن ہو جائے تو یہ دونوں علاقے لنک ہو جائے, سنٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی تجارت ہوگی. اور آئندہ کی انویسٹمنٹ یا آئندہ کی فوکس دنیا کا یورپ اور امریکہ میں نہیں ہوگا, وہ اسی ریجن پہ ہوگا. یہاں پہ اللہ کا دیا ہوا سارا خزانہ پڑا ہے. ایاز وزیر صاحب اگر آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں, لیکن اس کا تعلق تو یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن قائم ہو, اب جو افغان گورنمنٹ ہے یا امریکہ ہے ان کی توقعات پاکستان سے تو ہیں کہ ہم مزید کردار ادا کریں جنگ بندی کے لیے یا تشدد کی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے. دوسری طرف جو پاکستان کے خدشات ہیں, افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہیں, لیکن افغان گورنمنٹ کا اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یا بھارتی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ان کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, کیا ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ اتنے کمپیلنگ نہیں ہیں, یا پھر افغانستان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ تو اس کو کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟
ना, ये मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो है ही इसी बारे में कि अगर काश इस तरह वो आसानी से मान लेते, जो हम इल्जाम लगाते वो मान लेते और जो वो इल्जाम लगाते हम मान लेते और इकदामात करते कि वो हल हो जाए। ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर दोनों सरबराहान जो इस वक्त मुझे लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद वो एक दूसरे की बातों पे एतबार कर रहे हैं और सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अमन अफगानिस्तान के अंदर लाने में कुछ ज्यादा दूरी अब नहीं रही, अब सिर्फ उसको तकवीत देनी है। अब इस मसले के हल के लिए ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। फिर अशरफ गनी भी कोशिश करेंगे कि अगर उनका इलाका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने जिक्र कर लिया, कह दिया, और वहाँ काबुल में भी इस बारे में बात हुई, तो इसलिए उन्होंने तो वो कमेटी बनाई कि वो इन चीजों को देख ले। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हम उस तफसील में न जाएं, हम ये जो नेगेटिविटीज है उनको ज्यादा न उभारें, जो पॉजिटिविटी है वो ज्यादा उभारे कि उस तरफ दोनों की अटेंशन फोकस हो जाए कि एक दूसरे के ऊपर एतबार कर ले, और अफगान और पाकिस्तानी एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव तो हमें नजर आता है कि कम से कम हालिया महीनों में अफगानिस्तान की जो क़यादत है उनकी तरफ से जो पहले पब्लिकली इल्जामात लगाए जाते थे उसमें हमें बिल्कुल कमी नजर आती है और पाकिस्तान की तरफ से भी कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाया जाता है। तो ये पॉजिटिव चीजें तो डेफिनेटली हो रही हैं। तो शिनवारी साहब, अयाज वजीर साहब ने एक जिक्र किया कि अगर जाहिर है कि अमन होता है अफगानिस्तान में, तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये गेट वे टू सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया है। तो रीजनल, हमने पहले बायलैटरल पोटेंशियल की तो बात की, तो रीजनल पोटेंशियल आपको कितना नजर आता है कि अगर वाकई अफगानिस्तान में अमन होता है तो कितना खास करके पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो सकता है? बिल्कुल सही बात की है। हमारी बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान में जो ख़राब हालात थे, इस वजह से सेंट्रल एशियन मार्केट को हम उस तरीके से एक्सेस नहीं कर सके, उसमें अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सके या उसमें अपनी प्रोडक्ट जो है वो नहीं पहुंचा सके। ये हमारी पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा एक फुकदान ये भी है कि जो हमारा ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है एप्टा 2010, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो फैसिलिटीज़ है कि एज अ लैंड लॉक कंट्री हमने उनको रास्ता देना है उनके ट्रेड गुड्स को, इसको रेसिप्रोकल बेसिस पे होना चाहिए था कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ट्रांजिट दें अप टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ताकि जो हमारी सामान है, जो हमारी गुड्स है, ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ तक आराम से जा सके। हमने ये देखा है कि हमारी सेंट्रल एशिया को जो $50 मिलियन से कम ट्रेड है, जो बहुत पुअर फिगर्स है, वो इसी वजह से है कि अफगानिस्तान के थ्रू हमें एक्सेस जो है, डायरेक्ट रास्ता जो है वो मिल नहीं रहा, और अगर बाई सी हम करते हैं वो हमें बड़ा महंगा पड़ता है। इसमें हमने ये हमेशा से कहा है कि इस एग्रीमेंट को रेसिप्रोकल कर दे। अभी रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि जनवरी में ये मुआहदा दोबारा हो जाएगा, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इसमें ये रेसिप्रोकल बेस पे हो और सेंट्रल एशियन मार्केट की, जो कि कम से कम हमारे लिए $20-25 अरब की है, वो मार्केट जो है वो हमारे हाथ में आ जाए। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सियासत को थोड़ा सा तिजारत और इन दोनों को अलहदा किया जाए। अगर सियासी हालत जैसी भी हो, तिजारत को स्मूथ हालत में चलना चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के सियासी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन तिजारती ताल्लुकात उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए, और हमारी उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के एग्रीमेंट फौरी तौर पे होने चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और थोड़े से हमारे पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमती विजन हो और मिनिस्ट्रियल लेवल पे हम आहंगी भी हो, आप लोगों ने सियासी बातें की, मैं नहीं करता, लेकिन इतने अच्छे दौरे के बाद जो डोजियर आया है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहा है, वो ठीक है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें हुकूमत को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका जवाब आया है और उससे जो माहौल बना था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलें, अब यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो कंक्लूड करेंगे हमारी डिस्कशन दो इश्यूज के ऊपर। एक कि जो बाइडन अब अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, क्या उनके आने से अफगानिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, और दूसरा कि अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है, क्योंकि 19 साल या आप कह लें कि 40 साल से अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी जारी है, तो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा मौके होंगे, तो क्या पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे फायदा उठा पाएगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ایاز وزیر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب جو بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، بظاہر ان کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے کوئی ایسی چینج تو نظر نہیں آتی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بہت سی چیزوں کے اوپر یا کچھ چیزوں کے اوپر ری وزٹ کریں جو ٹرمپ انتظامیہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ مزید کچھ کنسیشنز مانگیں. وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو کوئک میں آپ سے کامنٹ چاہوں گا، کوئی ڈراسٹک تبدیلی دیکھیں گے آپ امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے جب جو بائیڈن باقاعدہ طور پر حلف اٹھائیں گے؟ نہیں، میرا خیال نہیں کہ کوئی ڈراسٹک چینجز ہوں گی. یہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے، آپ دیکھ لیں. دور کے چینج ہونے سے کوئی ڈراسٹک چینجز نہیں ہوتی، معمولی سے فرق ضرور آتا ہے. اب جو بائیڈن میرا خیال نہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا اس کو بالکل ختم کرے گا، نئے سرے سے کرے گا. ہاں ضرور he'll try to prevail کہ طالبان سے مزید کنسیشن لے لے، لیکن اس چیز کو آگے بڑھائیں گے کہ افغانستان کے اندر امن آئے. اور پھر وہ اگر فورسز جو کہ ابھی ٹرمپ صاحب کم کر رہے ہیں، 2,500 مزید کم کریں گے، جو بائیڈن کے ٹیک اوور پہ شاید 2,500 ہی رہ جائے، تو میرا خیال ہے وہ پھر رکھیں گے افغانستان کے اندر. ٹرمپ نے تو ایگری کیا تھا کہ مئی 2021 کو سارے فورسز افغانستان سے نکل جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے جو بائیڈن کچھ فورسز رکھیں گے، وہ اڈے جو انہوں نے بنائے ہیں اس میں رہیں گے تاکہ اس ریجن پہ نظر رکھے. افغانستان کے علاوہ ان کے بڑے یہاں پہ انٹرسٹ ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فورسز کچھ رکھیں گے. چلے بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب. کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں کوئک کامنٹ زاہد شنواری صاحب سے بھی لے لوں. زاہد شنواری صاحب، اگر افغانستان کے اندر اللہ کرے کہ امن ہوتا ہے تو پھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس طرح سے بھی ہے کہ وہاں پر تعمیر نو کا بہت بڑا کام ہوگا. تو اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے پاس کتنا یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیں، افغانستان میں پاکستان کا جو تجارت ہے یا جو ان کی پروڈکٹس ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس اسپیشل ایڈوانٹیجز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریجن میں، ہمارے دوسرے ہمسایہ ممالک میں کوئی بھی ممالک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلے ہیں، اگر وہ ختم کر لیں. دوسری بات یہ کہ دونوں ملک اس بات کی ایک عہد کر لیں کہ جو بھی ہم آئندہ تجارت میں فیصلے کریں گے وہ ہماری کسی بیرونی مداخلت کے بغیر ہوں گے. ابھی تک بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بیرونی مداخلت بہت رہا ہے. ابھی اگر ایک عہد ہو لے کہ ہمارے ملک کے فائدے میں جو کام ہوگا وہ ہم کریں گے، جس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی، جس میں ہمارے ملک سے غربت اور بے روزگاری ختم ہوگی، یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے کچھ مسئلے ہماری حکومت حل کر رہا ہے، اس پہ مزید کام کرنا پڑے گا. اور افغانستان حکومت کو بھی اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بارڈر ایریا کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب آپ کا، زاہد شنواری صاحب آپ کا، اور سینیٹر تاج آفریدی صاحب نے بھی کچھ دیر کے لیے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ. اجازت لینے سے پہلے جو پاکستان کے اس وقت سفیر ہیں افغانستان میں، انہوں نے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے کیا کہا اور اس کا کیا مستقبل ہے، آپ کو اس کے ساتھ ہم جو ان کا ساؤنڈ بائٹ ہے چھوڑے جا رہے ہیں. بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. حالیہ دورہ وزیر اعظم کے دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان نے ایک شیئرڈ ویژن کے اوپر ایگری کیا ہے، اور یہ شیئرڈ ویژن اور جو ہم نے 2 کمیٹیز کے اوپر اتفاق کیا ہے، ایگری کیا ہے کہ ہم سیکیورٹی اور پیس معاملات میں اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے قائم کریں گے. یہ اقدامات بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. میڈیا وہ بہت ہی اہم ہے. مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ دونوں حکومتوں نے، دونوں ملکوں نے میڈیا کے تعلقات پر توجہ نہیں دی گزشتہ چند سالوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں گڈ ول اور امیج کا فقدان نظر آتا ہے. الحمدللہ اب ایسے آثار نظر آ رہے ہیں اور ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے میڈیا کے درمیان ایکسچینجز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے اور ان کے روابط کو مضبوط بنایا جائے، تاکہ دونوں ملکوں کا میڈیا باہمی گڈ ول کی طرف
तवज्जो दे सके। मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए और मजबूती लाने के लिए बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से 3 एरियाज़ का खसूसी तज़किरा करना चाहूँगा। नंबर 1 तो पार्लियामेंट्स के दरमियान ताल्लुकात में मजबूती बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि हालिया दिनों में हाई लेवल एक्सचेंजेस स्पीकर ऑफ वोलिसी जिरगा की जानिब से हुई, वो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर भी इंशाल्लाह उनकी दावत पर अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन इसके अलावा पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप कमेटीज़ ग्रुप्स और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट्स के दरमियान इनके दरमियान रवाबित को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि बाहमी ताउन में एक मीनिंगफुल तरीके से इजाफ़ा किया जा सके। हमारी कोशिश ये है, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये है, यहाँ पे मेरी और एम्बेसी की कोशिश ये है कि हम कुछ लीडिंग थिंक टैंक्स के दरमियान इंस्टीट्यूशनल रवाबित इस्टेब्लिश करें और जो डायलॉग का नैरेटिव है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कोऑपरेशन का नैरेटिव है, जो एक्सचेंजेस का नैरेटिव है, उसको थिंक टैंक्स के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सके। तीसरा और एक बहुत ही अहम एरिया दोनों मुल्कों के लिए वो है यूथ एक्सचेंजेस। दोनों मुल्कों की एक बड़ी तादाद पॉपुलेशन की यूथ है। 60 to 65% हमारे लोग अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में वो नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने आगे चलकर दोनों मुल्कों की बागडोर संभालनी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान और यूथ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान रवाबित को बढ़ाएं। अफ़गानिस्तान के लिए उन अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो कि हमने सहूलियात पैदा की हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा करें और इस ताउन को, एजुकेशन के दरमियान ताउन को, कल्चर के दरमियान ताउन को और यूथ के दरमियान ताउन को आगे लेकर बढ़ें। ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इंतहाई मजबूती का हामिल होगा।